गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कक्षा में व्याकरण की एक महत्वपूर्ण इकाई पर विचार करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार सेकंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए ही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक HSSC, CGL, UPSC सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में से कम 2 अंक का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में अवश्य मिल जाएगा। यदि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स तो अवश्य ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं शब्द विचार। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द कहते किसे हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है? एक या एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि। सिर्फ मेल से नहीं बननी चाहिए, वह ध्वनि सार्थक भी होनी चाहिए। सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं चल, दिन, रात आदि। यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि चल, इस शब्द से आपका कहने का अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति को आपका अभिप्राय अच्छे से समझ में आता है। लेकिन यदि आप कहते हैं लच, ये शब्द भी वर्णों के संयोग से बना है, लेकिन लच शब्द से कोई भी अभिप्राय नहीं निकलता, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसलिए आप इसे शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक निरर्थक ध्वनि है। अब हमने बात की है एक या एक से अधिक। एक से अधिक वर्णों के मेल को तो आप देख चुके हैं, लेकिन यदि एक वर्ण की बात की जाए तो आप ये सोचेंगे कि एक वर्ण क्या सार्थक ध्वनि देगा। लेकिन देखिए, न, से, ए, ये एक वर्ण है। ये उपसर्ग के रूप में किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं और उसके अर्थ का परिवर्तन करते हैं। न से अभिप्राय होता है नहीं, से का अर्थ होता है सहित और ए का अर्थ होता है अभाव। जब भी ये किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं तो उसके अर्थ का ये पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम विचार करते हैं शब्द के वर्गीकरण पर। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है हमारा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास। आप सभी को इन शब्दों के अर्थ से ही यह ज्ञान हो जाता है कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द का इतिहास क्या है, वह शब्द कहाँ से हमारी भाषा में आया है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है रचना या बनावट, कि उस शब्द की रचना किन किन शब्दों से मिलकर हुई है या उसकी बनावट किस प्रकार से वह शब्द बना है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है रूप या व्याकरणिक स्वरूप के आधार पर। फोर्थ हमारा आता है अर्थ के आधार पर। और 5th नंबर पे हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति या इतिहास।
के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है तत्सम शब्द। सेकंड नंबर पे आता है तद्भव शब्द। थर्ड नंबर पे हमारा आता है देशज शब्द। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है विदेशज शब्द। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है संकर शब्द। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ये शब्द किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से इनका इतिहास है। तत्सम शब्द, सबसे पहले तो बात यह आती है कि तत्सम शब्द कहते किसे हैं। तो तत् जमा सम, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है उससे या उसके, और सम शब्द का अर्थ होता है समान। इस प्रकार से हमारी तत्सम शब्द की परिभाषा क्या बनती है, उसके समान ही। किसके समान, संस्कृत के समान। यहाँ हमने संस्कृत ही क्यों कहा, क्योंकि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ और संस्कृत को ही हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। तो संस्कृत के समान या बिना रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अग्नि, सूर्य, माता आदि शब्द संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी भाषा में भी हम इसी रूप में प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द स्वयं एक 2 शब्दों के योग से बना है, तत् जमा भव। तत् का अर्थ आपको बताया गया है उससे या उसके, और भव का अर्थ होता है होना। अर्थात हमारी परिभाषा क्या बनती है, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
अग्नि से आग, सूर्य से सूरज, घृत से घी। जब भी कभी आप घृत शब्द का प्रयोग करते हैं यह तत्सम शब्द कहलाता है, लेकिन यदि आप घी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव शब्द कहलाता है। घृत से ही घी शब्द का निर्माण हुआ है। अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यहाँ एक बात की और जानकारी मिल जाती है, तत् प्लस भव। इसके बाद इसका रूप बना तद भव, तत् जमा भव। यहाँ आपकी व्यंजन संधि के नियम का प्रयोग हुआ है। व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है कि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन से परे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ वर्ण, कौन से हमारे य, रे, ल, व हों तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त हमारा तवरक का प्रथम वर्ण है और भ हमारा प, फ, भ, भ फोर्थ वर्ण है। इसी कारण से त अपने ही वर्ग के त, थ, द, ध, न, ध में परिवर्तित हो गया, तो इसका रूप क्या बना? तद भाव। इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर संधि का नियम भी अच्छे से ज्ञात हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है, देश जमा जय। देश का अर्थ होता है देश और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है? हमारी क्षेत्रीय भाषा या बोलनी से समय व आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रचलित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, टांग आदि, ये शब्द वे शब्द हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका प्रचलन अब हमारी हिंदी भाषा में भी होने लगा है। तो अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर पे विदेशज शब्दों की। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द से आपको अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि विदेश में जन्म लेने वाला, या हम इन्हें कहते हैं आगत शब्द। आगत शब्द यानी वे शब्द हमारे नहीं है, हमारी भाषा में अन्य भाषाओं से आए हैं और हमारी भाषा में ही अब प्रचलित हो गए हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बनती है? आगत का अर्थ होता है आना। इस प्रकार विदेशी भाषा से हमारी हिंदी
भाषा में आए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, ट्रेन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों को अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं है कि ये हमारी अपनी भाषा के नहीं है, ये विदेशी भाषा के हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत के ऊपर प्राचीन समय से अनेक विदेशी शक्तियों का आक्रमण रहा है और उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। इसी कारण से उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा में शामिल हो गए हैं। हम फारसी भाषा के करीब करीब 2500 शब्दों का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी भाषा के 3000 के करीब शब्दों का प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं और सबसे ज़्यादा अरबी भाषा के शब्द हैं। 3500 के लगभग शब्द हैं अरबी भाषा के जो हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं संकर शब्द। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं संकर शब्दों की। संकर शब्द हमारी हिंदी भाषा के भी शब्द नहीं होते हैं, न ही किसी अन्य भाषा के होते हैं। ये दो अन्य भाषा या स्रोतों से मिलकर के एक नया शब्द बनता है और उसे संकर शब्द कहते हैं। हमारी परिभाषा क्या बनती है? दो अन्य भाषाओं या स्रोतों से मिलकर बने नए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं रेल प्लस गाड़ी, नया शब्द हमारा बनता है रेलगाड़ी। यहाँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि गाड़ी हमारी हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से रेलगाड़ी शब्द को हम ना हिंदी भाषा का कह सकते और ना ही अंग्रेजी भाषा का। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पान जमा दान, पान दान। पान हमारा हिंदी भाषा का शब्द है और दान फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से पान दान नया शब्द बनता है और ये ना हिंदी भाषा का है और ना ही फारसी भाषा का है। अब हम बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण के दूसरे प्रकार की, कि उस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है और कौन से शब्द होते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है रचना या बनावट। सेकंड नंबर पे आता है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्दों के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है रूढ़ शब्द, सेकंड हमारा आता है यौगिक शब्द और थर्ड नंबर पे हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या हैं, किस प्रकार से बनते हैं। रूढ़ शब्द, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। वे शब्द जो टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ न दें, जो सार्थक न हों, या हम कह सकते हैं कि जिनका कोई अर्थ
नए निकले। ये शब्द एक ही अर्थ देते हैं। ये मौलिक होते हैं, मौलिक होते हैं। इनमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि ये अयौगिक होते हैं। तो जैसे में हम देखते हैं राम, पटना, गंगा, ये शब्द मौलिक शब्द हैं। यदि आप इन शब्दों के टुकड़े करेंगे तो इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे रा जमा मैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्दों की। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है? यौगिक शब्द। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, यौगिक का अर्थ होता है जोड़, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। इनका अन्य कोई दूसरा अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द जो हमारे हैं, ये शब्द 4 प्रकार से बनते हैं। यौगिक शब्द 4 प्रकार से बनते हैं। एक होता है उपसर्ग, दूसरे बनते हैं ये प्रत्यय से, और तीसरे संधि से, और फोर्थ आता है समास से। ये शब्द उपसर्ग लगने से भी बनते हैं, प्रत्यय लगने से बनते हैं, संधि या समास के रूप से भी ये बनते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देवालय। देवालय हमारा क्या है? तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। देव जमा आल्य। देव का अर्थ होता है भगवान, आल्य का अर्थ होता है मंदिर या जहां उनका वास होता है। लेकिन जैसे ही यह शब्द एक इकाई होता है तो इसका एक अन्य अर्थ निकलता है, भगवान का मंदिर। अब हम देखते हैं विद्यालय। विद्यालय शब्द भी इसी प्रकार से बनता है, विद्या प्लस आल्य। आल्य का अर्थ होता है मंदिर, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? जहाँ पर विद्या का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्कूल। अब हम बात करते हैं हमारे योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द के आपको नाम से ही पता चलता है कि यह यौगिक तो होते हैं, लेकिन अर्थ में ये रूढ़ हो जाते हैं। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द योग से बनते हैं, परंतु इनका अर्थ रूढ़ होता है। अर्थात ये सिर्फ किसी एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत जमा अंबर। पीत से अभिप्राय है पीला, अंबर से अर्थ है आकाश। आकाश या वस्त्र। अब आप ये देखेंगे कि पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। यह तो बहुत से लोग हैं जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, साधु भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह शब्द केवल पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पर यह शब्द प्रयोग हुआ है श्री कृष्ण के लिए।
जब भी इस शब्द को श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, यह दो शब्दों के योग से बनता है लेकिन इसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, तो यह हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। और इस शब्द में बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। शब्द के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने यहाँ तक इकाई कंप्लीट की है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपसे इस इकाई के आधार पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्न इसमें से आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है परिभाषा के विषय में। आपको सभी परिभाषाएं लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के वर्गीकरण के विषय में, उसकी उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं, यौगिक शब्दों की परिभाषा क्या है। आपसे सभी से पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द की परिभाषा लिखें। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे वैकल्पिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए चाय शब्द किस भाषा का है, और आपको विकल्प दे दिए जाएं 4, चीनी, दूसरे नंबर पे अरबी, तीसरे नंबर पे हिंदी और फोर्थ नंबर पे अंग्रेजी। अब आपको इन विकल्पों में से बताना होगा कि चाय शब्द है वो किस भाषा का है। हम यहाँ कहेंगे कि यह चीनी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि रिक्त स्थान भरें। आपको कोई भी 4 या 5 रिक्त स्थान भरने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे आपको दिया जा सकता है, खाली जगह दी जाए, आपको रिक्त स्थान में दिया जा सकता है पीताम्बर शब्द डैश शब्द है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए रूढ़, दूसरे ऑप्शन में आपको दे दिया जाए तत्सम, तीसरे ऑप्शन में आपको दे दिया जाए देशज, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे दिया जाए योग रूढ़। इस प्रकार से आपको यहाँ से विकल्पों में से आपको ये रिक्त स्थान भरना होगा, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, योग रूढ़। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप अपनी व्याकरण की बुक से अपनी अच्छे से तैयारी करें, और यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।